मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया ये टॉपिक है हमारा आज का। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड पॉलिसी होती है। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ना मॉनेटरी, ये मनी से बना हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी जो मनी से रिलेटेड होती है। अब जो ये मनी से रिलेटेड पॉलिसी है ये क्यों क्यों बनाई गई, किसने बनाई और इसको रेगुलेट कौन करता है? अब यहाँ पर आरबीआई वर्ड है। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो इंडिया के सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का एपेक्स बैंक है। तो यही बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, यही उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है वो तो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर मतलब इंडिया के अंदर मनी की सप्लाई को रेगुलेट करती है। अब यहाँ पर मनी की सप्लाई का क्या मीनिंग है? मनी का मतलब यहाँ पर करेंसी से है और क्रेडिट क्रिएशन से है। दो वर्ड आते हैं, करेंसी और क्रेडिट क्रिएशन। करेंसी हो गई जो हम यूज़ करते हैं रुपीज़ की फॉर्म में, और यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन हो गया क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, पूरे क्रेडिट को कंट्रोल करने से रिलेटेड। तो इन सब को रेगुलेट करने का जो काम कर रही है वो आरबीआई के द्वारा फॉर्म की गई मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है, पूरे मनी सिस्टम को कंट्रोल एक तरीके से। मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्न विद द मेजर टेकन टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? कंट्री के अंदर मनी के सर्कुलेशन को एक्यूरेट तरीके से बनाए रखना। मतलब जब मनी की ज़रूरत होती है तब उसको एक्सपेंड कर देती है मॉनेटरी पॉलिसी, और जब उसकी ज़रूरत ना हो, एक्सेसिव मनी हो अगर इकोनॉमी के अंदर, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो इसके बाद आते हैं कुछ मेन एलिमेंट्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के से रिलेटेड है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी है जो स्टॉक ऑफ मनी को और मनी सप्लाई की ग्रोथ रेट को रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं उनके एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम किसके लिए वर्क करते हैं? मनी के ऊपर ही वर्क करते हैं, तो इसको रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके साथ साथ ये इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है। अब इंडिया के अंदर दो टाइप के सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर किसी को लोन लेना हो तो दो टाइप के सेक्टर प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो हो गए जो बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज्ड होते हैं, और अनऑर्गेनाइज जो प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं होते। तो आरबीआई क्या करती है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को तो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी वो इनडायरेक्टली यहाँ पर कंट्रोल करती है, उनको भी रेगुलेट करती है। फोर्थ पॉइंट है ये क्रेडिट क्रिएशन जो बैंकों के द्वारा किया जाता है उसको रेगुलेट करती है। डिफरेंट जो सेक्टर हैं उसमें मनी की, लोन्स की एलोकेशन को ये डिटरमाइन करती है। अब डिफरेंट सेक्टर कौन से हो सकते हैं इंडिया के अंदर? प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है। तो इन सब को रेगुलेट करती है। उनके अंदर जिस सेक्टर के अंदर मनी की रिक्वायरमेंट होती है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कि प्राइमरी के अंदर मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आती हैं, तो उनको रेगुलेट करती है ये। जिस सेक्टर को जिस टाइप के लोन की आवश्यकता होती है उसे ये लोन प्रोवाइड करती है। डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू ये इनकम को, सेविंग से रिलेटेड यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, सेविंग को प्रमोट कर सकती है, और प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ट्राई करती है, और एडिकेट अवेलेबिलिटी है जो क्रेडिट की वो बनाए रखती है, ताकि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट है इसका, टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को रेगुलेट करती है। मनी की सप्लाई का मतलब क्या है? यहाँ पर पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी का सर्कुलेशन और क्रेडिट का जो क्रिएशन किया जाता है बैंकों के द्वारा, उससे मतलब है इसका। अब ये मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे रेगुलेट करेगी? अगर आरबीआई के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो मनी की सप्लाई कर सकती है। यहाँ पर वो क्रेडिट एक्सपेंशन यूज़ करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, और इससे क्या होगा? मनी सप्लाई एक्सपेंड हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा मनी आ जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद क्या हो? अगर मनी ज़्यादा हो इकोनॉमी के अंदर लेकिन वो डिक्रीज़ करना चाहती है इस मनी को, तो वो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई करेगी और लोन को कम कर देगी, लोन प्रोवाइड करना कम कर देगी। इससे ऑटोमेटिकली मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी की सप्लाई करनी हो इकोनॉमी के अंदर तो क्रेडिट एक्सपेंशन को अप्लाई करेगी, और अगर लेस मनी सप्लाई करनी हो तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई करेगी।
सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को कैसे अटेन करेगी? प्राइस लेवल है जो मनी सप्लाई से ही अफेक्टेड होता है। अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर लिया तो प्राइस लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस अपने आप ही स्टेबल हो जाएंगे। कैसे होंगे? अगर इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई ज़्यादा है, मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सनस को, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मनी की सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन दे रहे हैं। अब क्या होगा? लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा होगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने एक्सपेंसेस करेंगे, वो प्रोडक्ट्स को परचेज करने की डिमांड करेंगे। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जो सप्लाई है वो डिमांड के साथ मैच नहीं कर सकेगी। अब डिमांड ज़्यादा हो गई अगर प्रोडक्ट्स की, और सप्लाई कम हो गई, क्योंकि मनी ज़्यादा है, डिमांड इसलिए ज़्यादा होगी, और सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, तो इस वजह से क्या होंगे? उन प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसी प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर आरबीआई मेनली उन सेक्टर्स को प्रमोट करती है जिनके अंदर उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, तो उनको ही लोन प्रोवाइड किया जाता है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है जिनसे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। फोर्थ है टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकती है। अब सेविंग को प्रमोट कैसे करेगी? जैसे हमने प्राइस स्टेबिलिटी में पढ़ा कि अगर लोगों के पास अमाउंट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, लोन ज़्यादा दे रही हैं बैंक, तो इससे क्या होगी? डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेविंग किस तरीके से हो सकती है? गवर्नमेंट क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिपॉजिट्स होते हैं, जो सेविंग्स होती है, उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देगी। मतलब अगर कोई पर्सन डिपॉजिट्स करवाते हैं तो उन पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, तो इससे पर्सन क्या करेंगे? सेविंग को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सके। फिफ्थ है टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को प्रमोट करती है या उसको कंट्रोल करती है। इसमें हम मेनली दो पीरियड्स को इंक्लूड करेंगे, बूम को और डिप्रेशन को। वैसे यहाँ पर बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, लेकिन हम यहाँ पर बूम और डिप्रेशन को लेंगे। जो बूम का पीरियड होता है बिजनेस साइकिल के अंदर, वो एक तरीके से इन्फ्लेशन है, क्योंकि सभी चीज़ों के प्राइस क्या है? हाई है, बूम है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, मनी सप्लाई को कम किया जा सकता है। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा, मनी सप्लाई कम होगी। अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो इकोनॉमी के अंदर पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसमें क्या होगा? क्योंकि डिप्रेशन में सब चीज़ें डाउन चली जाती हैं, तो यहाँ पर नए स्टार्टअप करने के लिए, परचेज डिमांड क्रिएट करने के लिए, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्रेडिट एक्सपेंशन को अप्लाई करेगी मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट एक्सपेंशन का यूज़ करके मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाएगी, ताकि नए नए स्टार्टअप हो सकें, प्रोडक्शन हो सकें, और अगर प्रोडक्शन होगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो यहाँ पर डिमांड भी क्रिएट होगी। तो बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने में भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिक्स्थ पॉइंट है टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़। रुपीज़ की एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट से है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी से है, मतलब एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ इन टर्म ऑफ मेजर फॉरेन करेंसी। अब इस टाइप की करेंसी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन होती रहती है, जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीज़ है और यूएस का जो डॉलर है उसके अंदर बार बार फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई उसके अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है, इसके लिए वो फॉरेन करेंसी के अंदर सेल, परचेज करना, इन सब को रेगुलेट करती है। सेवंथ पॉइंट है मैनेज एग्रीगेट डिमांड। जो डिमांड होती है अगर सप्लाई के इक्वल होगी इकोनॉमी में तो बेटर कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन्स की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें सप्लाई कर दी जाएगी, उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी केस में सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तो ये केस कब होगा? अगर इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी है, मनी सप्लाई की कमी है, तो तभी डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि पर्सन्स के पास पैसा नहीं है, वो लोन नहीं ले सकते, तो इस वजह से अब वो अपनी डिमांड कम कर देंगे। लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इस केस में यहाँ पर डिमांड को सप्लाई के इक्वल लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्रेडिट का एक्सपेंशन किया जा सकता है। और क्रेडिट का एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाएगा? तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन कर दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है तो लोगों को
ईजिली लोन मिल सकता है और वो इससे क्या कर सकते हैं, गुड्स सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोन मिल सकेगा तो उनकी डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट भी कंडीशन हो सकती है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब अगर डिमांड ज़्यादा है, मतलब पर्सन्स के पास पैसा है ज़्यादा और सप्लाई कम है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, अब जिन पर्सन्स के पास अमाउंट ज़्यादा है तो वो गुड्स और सर्विसेज पर उसको एक्सपेंड करते हैं, तो उनके लिए वो सेविंग को प्रमोट कर सकती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग पर ज़्यादा कर देगी ताकि लोग गुड्स और सर्विसेज में पैसा लगाने की बजाय सेविंग में को प्रमोट करें और इकोनॉमी के अंदर मनी कम हो जाएगा और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो सकती हैं। टू एंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करके उनकी एस्टेब्लिशमेंट करके, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हमारे एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूड हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लो इंटरेस्ट रेट पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करती है ताकि ये अपना डेवलपमेंट कर सके। इसके बाद है प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रमोट करता है, जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर होते हैं उन्हें कंसेशनल लोन प्रोवाइड करते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर अपना प्रोडक्शन कर सके। अब प्रोडक्शन के लिए उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत होगी तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ स्पेशल स्कीम, लोन स्कीम लेके आ सकती है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि वो अपना नया स्टार्टअप कर सकते हैं, लोन लेकर उन्हें कम रेट पर लोन मिलेगा, तो इससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप होंगी। 11th पॉइंट है टू रेगुलेट एंड डेवलप बैंकिंग। रेगुलेट कैसे करेगी और नई बैंकों को डेवलप कैसे करेगी, आरबीआई कुछ डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है डिफरेंट बैंक्स के लिए कि वो जो रूरल ब्रांचेस खोल लें, अपनी रूरल एरिया में ब्रांचेस सेटअप करें एग्रीकल्चरल क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं रूरल एरियाज के अंदर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के जिनके थ्रू वो इकोनॉमी के अंदर मनी को कंट्रोल करती है। मेन ऑब्जेक्टिव तो मॉनेटरी पॉलिसी का यही है कि मनी को कंट्रोल करना किसी भी तरीके से। तो इसके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, ये ऑब्जेक्टिव है, इनके थ्रू वो मॉनेटरी पॉलिसी मनी को कंट्रोल करेगी।